नमस्कार। देश की बात में मैं कादम्बिनी शर्मा हूँ आपके साथ। और सबसे पहले हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनावों की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त जबरदस्त हलचल है। महायुति में सीट बंटवारे पर सहमति बन गई है, वहीं महाविकास अघाड़ी में बैठकों का दौर जारी है। आइए एक नजर डालते हैं कि महाराष्ट्र में दोनों गठबंधनों की अभी क्या स्थिति है, किस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं और कितनी सीटों पर अभी चर्चाएं चल रही हैं। तो अगर हम बात करें महाविकास अघाड़ी की, तो महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस को 100 सीट, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को 80 सीट और इतनी ही यानी 80 सीटें शरद पवार की एनसीपी को देने पर सहमति बन गई है। मतलब महाविकास अघाड़ी करीब 260 सीटों पर राजी हो गई है, लेकिन 288 में से 28 सीटों पर चर्चाएं हो रही हैं। वैसे समाजवादी पार्टी भी 12 सीटों पर अपना दावा ठोक रही है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव महाराष्ट्र के चुनावी दौरे पर हैं और वहां उन्होंने ये ऐलान किया है। महाविकास अघाड़ी में एमवीए में समाजवादी पार्टी ने 12 सीटें मांगी हैं। 2 विधायक हमारे हैं और हम वो लोग हैं जो कभी कभी कम सीटों पे भी संतुष्ट हो जाते हैं। उधर महायुति गठबंधन में सीटों का बंटवारा लगभग तय हो चुका है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे 158 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, जबकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना को 80 सीटें मिल सकती हैं। अजित पवार गुट वाली एनसीपी को 50 सीटें दी जा सकती हैं। कल आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह सर जी से बात हुई है, चर्चा हुई, बैठक हुई और उसमें ये महायुति के सीटों के बारे में चर्चा हुई। बहुत ही सकारात्मक चर्चा हुई है और चर्चा अंतिम स्तर पर है और जल्दी सीटों का शेयरिंग हो जाएगा और आपको गुड न्यूज़ हम देंगे। तो यहाँ पर अभी कुछ पर बाकी है सीटों पर और कुछ पर अभी चर्चा हो रही है और कुछ का ऐलान जल्द हो जाएगा। तो सीटों की फिलहाल चुनाव के पहले दोनों पक्षों में इस तरह से बातचीत हो रही है और फैसले लिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ एक बार झारखंड पर भी नज़र डालते हैं। झारखंड में जहां इंडिया गठबंधन के महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर नाराजगी हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में गठबंधन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और जेएमएम 70 सीटों पर और चुनाव लड़ेंगी। 11 सीटें आरजेडी और माले के लिए छोड़ी गई। हालांकि जेएमएम और कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ेंगे इसका ऐलान अभी हेमंत सोरेन ने नहीं किया है। वैसे 70 सीटें जो जेएमएम और कांग्रेस लड़ेंगी, उनमें कयास ये है, ये तय अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कयास ये है कि जेएमएम 42 सीटों पर, कांग्रेस 28 सीटों पर लड़ सकती है, जबकि आरजेडी 6 और वाम दल 5 सीटों पर लड़ सकते हैं। और अगर एनडीए गठबंधन की हम बात करें तो बीजेपी 68 सीटों पर, एजेएसयू 10 सीटों पर, जेडीयू 2 सीटों पर और एलजेपी 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी प्रभाकर का। प्रभाकर, आरजेडी अब नाराज हो गई है। जी बिल्कुल, देखिए आरजेडी जो है वो गठबंधन का एक मजबूत अपने आप को मानती है, मजबूत पार्टनर मानती है और आरजेडी का मानना था कि 15 के आसपास सीटें उन्हें मिलनी चाहिए थी और वो उसकी तैयारी भी कर रहे थे। मनोज झा जो कि सांसद है राज्यसभा से आरजेडी के, उन्होंने कैमरे पे भी बात की। जब सीटों का अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद कैमरे पे भी उन्होंने अपनी नाराज़गी जता दी। उन्होंने कहा कि 15 के आसपास ऐसी सीटें हैं जहाँ हम सीधे तौर पर सीधी लड़ाई में बीजेपी को हरा सकते हैं। लेकिन अभी जो फार्मूला तय हुआ है उसमें 70 सीटें जेएमएम और कांग्रेस ने अपने पास रख ली है। हमारे जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि 26 से 28 के आसपास कोई सीटें जो हैं वो कांग्रेस को जाएंगी और बाकी जो 70 में बचेंगी सीटें वो जाएंगी जेएमएम को। जहाँ तक ये 11 सीटें जो छोड़ी गई हैं जिसमें आरजेडी और लेफ्ट पार्टीज़ हैं, इसमें 6 सीट के आसपास आरजेडी को दी जाएगी और 5 सीट जो है वो लेफ्ट पार्टी को दी जाएगी। ये जो 6 का आंकड़ा है ये आरजेडी को पच नहीं रहा है। आरजेडी चाहती है कि
उसे ज़्यादा सीट मिले, लेकिन अब वो ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा, क्योंकि अब हम जब भी बात कर रहे हैं, अभी ठीक इसी समय रांची में राहुल गांधी मौजूद हैं, तेजस्वी यादव मौजूद हैं, हेमंत सोरेन मौजूद हैं, और जो ये कयास लग रहे थे कि जो इंडिया गठबंधन है झारखंड में, उसमें सीटों के आंकड़े को लेके मामला फिट नहीं बैठ रहा है, तो वो आज सुलझा लिया गया। और न केवल सीटों के आंकड़ों को सुलझाया गया है, बल्कि कौन किस सीट पर लड़ेगा, कौन उम्मीदवार होंगे, उनकी जातीय समीकरण क्या होगी, इसकी भी सिलसिलेवार बैठक हुई है, और सारे जो नेता हैं वो सब ने मिलकर इस पर डिस्कशन किया है। जहाँ तक आप एनडीए अलायंस की बात करेंगे, तो एनडीए अलायंस ने अपनी घोषणा पहले ही कर दी थी, उनका आंकड़ा पहले ही साफ हो गया था। बीजेपी जो है यहाँ बिग ब्रदर के रूप में है, 68 सीटों पे बीजेपी लड़ रही है, 10 सीट जो है वो आजसू लड़ रही है, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन 10 सीटें उनके पास है, 2 सीटें दी गई है जेडीयू को, और 1 सीट जो है वो चिराग पासवान के लोजपा को दी गई है। तो कुल मिला के 2 दिन पहले ही एनडीए ने अपना आंकड़ा साफ कर दिया था। इंडिया अलायंस में कन्फ्यूजन बना हुआ था। आज जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और हेमंत सोरेन रांची में बैठ रहे हैं, तो ये आंकड़े निकल के आ रहे हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा किसी भी समय हो सकती है, और ये भी साथ में मनाने की कोशिश हो रही है कि आरजेडी मान जाए, नाराज़ ना हो, और साथ में गठबंधन में साथ में लड़के लड़े। प्रभाकर, आरजेडी की तरफ से तो ये भी कहा जा रहा है कि विकल्प और भी हैं, इसका क्या मतलब है फिर? जी, वो ये दबाव की राजनीति है, सीधी तौर पे दबाव की राजनीति है। आरजेडी के जब नेता कहते हैं कि विकल्प और भी हैं, और हमने 15 सीटों पे तैयारी की थी, और हमारे में ये कुवत है कि हम झारखंड में 15 सीटों पे सीधी लड़ाई में बीजेपी को हरा सकते हैं, तो वो एक तरह से दबाव बना रहे हैं। ये दबाव जो है ये कांग्रेस पे भी है, हेमंत सोरेन पे भी है, और ये नहीं चाहेंगे, ये दोनों दल नहीं चाहेंगे, ये नेता राहुल गांधी हो या हेमंत सोरेन हो, ये नहीं चाहेंगे कि आरजेडी उनके कुनबे से झारखंड में बाहर निकले, क्योंकि उसका सीधा नुकसान जो है न केवल आरजेडी को होगा, बल्कि इस पूरे गठबंधन को होगा, पूरे इंडिया अलायंस गठबंधन को होगा। इसलिए वो चाहेंगे कि अगर 1-2 सीटों पर समझौता भी करना पड़े तो वो कर ले, लेकिन आरजेडी को अपने कुनबे में साथ रखे। देखिए, आरजेडी को अगर आप देखेंगे, आरजेडी मूलतः बिहार की पार्टी है, लेकिन जो सटे हुए इलाके हैं, झारखंड के जो सटे हुए ज़िले हैं, वहाँ पे आरजेडी का खासा दबदबा है, और क्योंकि जो पॉपुलेशन है वहाँ पे वो ऑलमोस्ट एक तरह का पॉपुलेशन है, उन इलाकों में इनका प्रभुत्व है, और इन इलाकों में इनकी राजनीतिक साख जो है वो ठीक ठाक है, और इन्होंने तैयारी भी जो की है वो अपने जो इलाके हैं, जो झारखंड और बिहार से सटे हुए इलाके हैं, उन्हीं तैयारी की है। तो कुल मिला के कोशिश ये होगी कि आरजेडी मान जाए। जी, बहुत शुक्रिया आपका प्रभाकर। और जैसा आप बता रहे हैं, कभी भी ऐलान हो सकता है महागठबंधन की तरफ से, और उसका भी इंतज़ार रहेगा। बहुत शुक्रिया प्रभाकर आपका। और बात अब करते हैं हम उत्तर प्रदेश की, जहां पर सिर्फ 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, और उनमें से भी 1 सीट की तारीख अभी तय नहीं है, लेकिन सबकी नज़रें इन मुकाबलों पर है। देखते हैं इसमें किस गठबंधन ने किन पार्टियों को कितनी सीटें दी हैं। बीजेपी इनमें से 9 सीटों पर लड़ेगी, जबकि आरएलडी के लिए उसने 1 सीट छोड़ी है। उधर अगर इंडिया गठबंधन की हम बात करें, तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस 5 सीटें मांग रही थी, लेकिन एसपी लगता है कि 8 सीटों पर लड़ेगी, और कांग्रेस के लिए उसने सिर्फ 2 सीटें छोड़ी हैं। हमारे सहयोगी पंकज झा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, इस पर भी तनातनी हो सकती है जो उपचुनाव हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश में? जी, ये मामला सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही नहीं रहा है, ये अब महाराष्ट्र के चुनाव तक चला गया है। अखिलेश यादव को ये लगता है कि जहाँ पर कांग्रेस पार्टी अधिक मजबूत है, वहाँ पर वो सहयोगी दलों के लिए सीटें कम छोड़ती है, और जहाँ वो कमज़ोर है वहाँ अधिक सीटें मांगती है। अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर देख लें, यूपी में 5 सीटों की डिमांड थी, लेकिन शुरू से ही अखिलेश यादव ने एक स्टैंड रखा था कि हम 2 सीटें छोड़ेंगे, और 2 ही सीटें उन्होंने छोड़ी है। ये जो श्रीनगर में मुलाकात हुई प्रियंका, राहुल गांधी और अखिलेश यादव की, उसमें प्रियंका की तरफ से एक प्रपोजल आया अखिलेश यादव के पास कि फूलपुर कम से कम एक असेंबली सीट है जिसका गांधी नेहरू परिवार से बड़ा इमोशनल कनेक्ट रहा है, वो सीट दे दी जाए। उस पर अभी तक अखिलेश यादव राजी नहीं हुई। और सबसे दिलचस्प बात ये हुई है कि महाराष्ट्र में जहां समाजवादी पार्टी के 2 विधायक हैं, वहां अखिलेश यादव ने बिना किसी अलायंस पार्टनर को कॉन्फिडेंस में लिए ही 4 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, और ये भी कहा है कि हम और 8 सीटों पर अनाउंस करेंगे अपने उम्मीदवार। जहां महायुति के साथ उन्हें बातचीत चल रही है, उन्होंने 12 उम्मीदवारों की एक लिस्ट कांग्रेस पार्टी को दे दी है। इसे एक प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पर समझा जा रहा है कि एक हाथ से लीजिए और दूसरे हाथ से दीजिए, आप यूपी में मान जाएंगे। अगर वहां पर अधिक सीटें मिल जाती हैं महाराष्ट्र में, तो हो सकता है अखिलेश यादव का यूपी को लेकर स्टैंड बदल भी सकता है। तो ये जो दबाव की राजनीति है अखिलेश यादव की, कुछ काम करेगी या फिर ऐसे ही चलता रहेगा?
नहीं काम कर सकता है। और देखिए मध्य प्रदेश के चुनाव में काम भी किया, विधानसभा चुनाव में भले ही नहीं हुई, लेकिन लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए कांग्रेस ने एक सीट छोड़ दी थी। हरियाणा में जो हुआ वो अखिलेश यादव बार बार कहते भी हैं कि हरियाणा में अगर मिलकर लड़े होते तो ये नतीजे नहीं आते। ये कहकर वो गेंद जो है ना कांग्रेस के पाले में डाल दिया करते हैं। जी बिल्कुल, और देखते हैं चलिए क्या निकल कर आता है। हर जगह दबाव की राजनीति हो रही है, अब कहाँ दबाव क्या काम करता है ये देखने वाली बात है, क्योंकि धीरे धीरे करके जिनके ऐलान नहीं हुए हैं उनके ऐलान हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया पंकज आपका इस पूरी जानकारी के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लौटते हैं। और अब खबर दिल्ली से। दिल्ली विधानसभा के चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी आज अपने सदस्यों के साथ एक अहम बैठक कर रही है। इस बैठक में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सभी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बात करके आने वाले चुनावों की रणनीति तय करेंगे। शरद शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, क्या बैठक शुरू हो गई है? कदम नहीं, अभी बैठक शुरू नहीं हो पाई है, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं उनके आने का सिलसिला चल रहा है। कुछ ही देर में माना जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल और मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी ये कुछ ही देर में पहुंचेंगे, और जब ये पहुंचेंगे उसके बाद ही मीटिंग शुरू हो पाएगी। आपको याद ही होगा कि आम आदमी पार्टी इन दिनों एक जनसंपर्क अभियान भी चला रही है। संभव है कि आज की जो बैठक हो रही है उसमें कितना प्रोग्रेस है उस पर भी चर्चा हो। और अहम ये भी है कि कल ही सत्येंद्र जैन लगभग 2 साल के अंतराल के बाद में जेल से निकल के आए हैं, उसके तुरंत बाद ये मीटिंग रखी गई है। तो ये है कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया हुआ है और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी पहले ही कैंपेन चला रही है दिल्ली के अंदर, तो उसके बीच में ये जो बैठक हो रही है ये अहम है। देखना होगा किस तरह का संदेश अब अरविंद केजरीवाल पार्टी कार्यकर्ताओं को दिल्ली चुनाव को लेकर देते हैं, खासतौर से ये ध्यान में रखते हुए कि इसमें सारे विधायक तो पार्टी के आज होंगे ही होंगे, साथ में सभी पदाधिकारी जितने भी आम आदमी पार्टी के दिल्ली में पदाधिकारी हैं सबको इस मीटिंग में अनिवार्य रूप से मौजूद रहने के लिए कहा गया है। जी, तो क्या एक तरह से ये भी देखें कि जिस तरह से सत्येंद्र जैन को बेल मिला है, उनकी रिहाई जो हुई है, उसके बाद एक तरह से हौसला बढ़ाने वाली या फिर उस तरह की एक रणनीति होगी यहाँ पर? बिल्कुल, ये तो होगा ही कि जितने भी लोग जेल में गए हैं अभी तक लगभग वो सारे ही आ गए हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, सत्येंद्र जैन हो, विजय नायर हो, ये दिल्ली के तमाम नेता जो हैं ये अब आ गए हैं। और खासतौर से एक ट्रिगर पॉइंट इसमें ये है या न्यूज पॉइंट इसके अंदर ये है कि सत्येंद्र जैन कल ही निकल के आए हैं, तो ये भी इसके अंदर प्रोजेक्ट किया जाएगा कि किस तरह से आम आदमी पार्टी को फंसाने की कोशिश हुई, लेकिन सारे ही नेता अब जो हैं एक के बाद एक करके बाहर निकल के आ रहे हैं। एक दिल्ली में अमानतुल्लाह खान एक ऐसे नेता हैं जो अभी भी ईडी की गिरफ्त में हैं, जेल में हैं। तो ये सब सारी चर्चा होंगी, हौसला बढ़ाने का काम होगा। और अहम ये रहेगा कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल जो पार्टी के सभी पदाधिकारी हैं, इससे पहले भी मीटिंग अरविंद केजरीवाल ने की है पार्टी के नेताओं के साथ में, लेकिन उसमें जो पदाधिकारी हैं उनको अनिवार्य रूप से मौजूद रहने के लिए नहीं कहा गया था। तो इसलिए आज की मीटिंग अहम मानी जा रही है कि संगठन के सभी लोगों को कहा गया है कि अनिवार्य रूप से आपको इस मीटिंग में मौजूद रहना है, जिसमें अरविंद केजरीवाल आगे के लिए दिशा निर्देश बताएंगे कि पार्टी को दिल्ली में चुनाव के लिए अब क्या क्या करना है। बहुत शुक्रिया आपका शरद इस पूरी जानकारी के लिए। तो मीटिंग शुरू होगी और सभी सदस्यों को बताया जाएगा कि उनको क्या करना है। एक तरह से एक रिकनेक्ट की भी कोशिश है। अगर आप खेलों के शौकीन हैं तो अब दिल्ली में आपको अपनी जेबें और ढीली करनी होंगी, क्योंकि डीडीए ने अपनी 17 खेल परिसरों की सदस्यता की फीस करीब 5 से 6 गुना बढ़ा दी है। नई दरें 1 नवंबर से लागू होंगी। इस कदम से यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के सदस्य नाराज हो गए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली में आपको फिट रहने के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का सदस्य बनना है तो 3 लाख रुपए खर्च करने होंगे, क्योंकि अब डीडीए ने अपने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की मेंबरशिप के दाम बढ़ा दिए हैं। नोटिस आया है कि यहाँ पे जो मेंबरशिप का प्राइस है वो वेदर इट इज़ लाइफ टाइम या मंथली, उसका चार्ज बढ़ गया है। तो आप इस मूव को कैसे देखते हैं फिलहाल?
ऑब्वियसली ज़्यादा है, अब बहुत ज़्यादा अमाउंट हो गई है, पहले इतनी नहीं थी। बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि हम भी जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जो भी फैसिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से या डीडीए की तरफ से दी जा रही है, वो सभी लोग अवेल कर पाएँ। अब जब इतनी ज़्यादा फ़ी हाइक हो जाएगा तो कैसे पॉसिबल होगा एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए। बहुत ही ज़्यादा। इसका कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं है, ना उन्होंने कुछ बताया कि क्यों किया। मुझे लगता है ये पूरा प्राइवेटाइज करना चाहते हैं उसका। ये तो एक तरह से प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसे हो जाएगी। इसमें कोई गवर्नमेंट का कोई भी लगता है कि कोई से नहीं रहेगा। ज़्यादा फीस जो मेंबरशिप की बढ़ाई है या जो मंथली बढ़ाए हैं वो कोई भी नहीं इस तरह से पे करेगा। ये बहुत ही गलत है। जो गवर्नमेंट है उसको ये चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए। ये गवर्नमेंट को इन चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए कि लोग आएँ, लोग पार्क्स में आएँ या इस तरह से कॉम्प्लेक्स में आएँ, अपनी हेल्थ के ऊपर और अपना वर्किंग चलती रहे। लेकिन इस तरह से जो ये रेट बढ़ा रहे हैं, ये कॉमन आदमी तो बिल्कुल इसमें से आएगा नहीं, सिर्फ क्लब की तरह ये चल रहा जाएगा। जहां पहले कई मेंबर्स 50 से 70 हज़ार रुपए में मेंबर बन रहे थे और सालाना फीस 3,000 तक दे रहे थे, अब उन्हें इससे कई गुना ज़्यादा देना होगा। सरकारी कर्मचारी के लिए सिरी फोर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 1.5 लाख और अन्य स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए 1 लाख रुपए लाइफ टाइम मेंबरशिप है। आम नागरिक के लिए सिरी फोर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 7 लाख और अन्य स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 3 लाख रुपए लाइफ टाइम मेंबरशिप है। सीनियर सिटीजन की स्पेशल मेंबरशिप अब खत्म कर दी है और अब उन्हें भी आम नागरिक वाली मेंबरशिप लेनी होगी। सिरी फोर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 1,500 रुपए और अन्य स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 1,200 रुपए प्रति महीना देना होगा। बहुत ज़्यादा गलत है। ये तो वही वाला बात हो गई कि रईस आदमी और अमीर आदमी आ पाएगा। जैसे हमारे जैसा मिडिल क्लास आदमी और लोअर क्लास आदमी तो यहाँ आ ही नहीं पाएगा, ना एंट्री कर पाएगा। अब मैं तो जॉब प्रोफेशन वाला बंदा हूँ, मेरी तो सैलरी 40-45 हज़ार रुपये, मैं यहाँ कैसे 3 लाख 3.5 लाख रुपये दे दूँगा? बिल्कुल गलत है ना ये। ऐसे तो यूथ जनरेशन जो आएगी उनको तो बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं मिलेगा ना। सारी बात तो ये है, कैसे कर पाएंगे? मंथली सब्सक्रिप्शन तो ठीक है, अगर 1200 किए गए हैं और फैसिलिटीज़ बढ़ा देते हैं तो मंथली में तो कोई इशू नहीं है। बट इन्होंने जो वन टाइम चार्जेस हैं, जो वन टाइम मेंबरशिप है, वो ऑल ऑफ अ सडन 3 लाख से ऊपर कर दिए, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। क्योंकि उसको आप फैसिलिटीज़ को देखें, जो हालत देखें, जो अंदर की सफाई देखें, टॉयलेट्स की हालत देखें, वो बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है। पैसे बढ़ाएं, फैसिलिटीज़ के लिए कुछ करें, पहले कुछ फैसिलिटीज़ देते। सब्सक्रिप्शन जो है 1200 रुपये महीने का वो ठीक है, लेकिन जो एकदम 3 लाख रुपये 3,54,000 रुपये की जो फीस की है ये टू मच है, जो कि नहीं होनी चाहिए। पहले फैसिलिटी प्रोवाइड करें, यहाँ पर साफ़ सुथरा रहे, सफाई रहे, उसके बाद ये चीज़ें हों तो थोड़ा अच्छा लगता है। लोगों को पैसे देने में भी अच्छा लगेगा। हाँ भाई चलो 3 की जगह आप 3.5 ले लो, लेकिन जो कोई फैसिलिटी नहीं है और पैसे बढ़ा दिए एकदम से तो सडनली सब पर जोर पड़ता है। डीडीए ने कहा है कि ये एक नई योजना है जिसके तहत जो एक ही मेंबरशिप कार्ड से सभी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जाना चाहे वो 4.5 लाख रुपए की लाइफ टाइम मेंबरशिप ले सकता है। लेकिन दामों को अचानक इतना बढ़ाने पर कोई जवाब नहीं दिया गया। दिल्ली में फिट रहना अब महंगा हो गया है और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि डीडीए के जितने भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस दिल्ली में हैं अब उनकी मेंबरशिप प्राइजेस बढ़ा दिए गए हैं। जहां पहले एक नॉन गवर्नमेंट इंसान के लिए प्राइस 70,000 रुपये था, अब लाइफ टाइम मेंबरशिप का प्राइस 3 लाख रुपए हो चुका है। और इस मूव को फिलहाल जो करंट मेंबर्स हैं वो बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं देख रहे हैं। जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं या गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं वो उनके लिए फ़िलहाल 1 लाख रुपए मेंबरशिप हो गई है। वहीं शिकायत एक ये भी है कि पहले जो सीनियर सिटीजन्स थे उनके लिए क्राइटेरिया हुआ करता था, अब वो उसको हटा दिया गया है। यानी कि अब सीनियर सिटीजन्स को भी, जो नॉन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उन लोगों को भी अब 3 लाख रुपए देने के बाद मेंबरशिप मिलेगी। इनको इस तरीके से बढ़ाया गया है जैसे कि ये कोई कॉर्पोरेट सेक्टर हो। इसको लेकर के भी शिकायतें लगातार जो करंट मेंबर्स हैं वो कर रहे हैं। फिलहाल 1 नवंबर से इसे लागू किया जाएगा। दिल्ली से अपने कैमरामैन अशोक खत्री के साथ मैं शुभांग सिंह ठाकुर, NTV इंडिया। सर्दियों की आहट के साथ ही दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने लगा है। पराली की भी दिल्ली के प्रदूषण में अहम भूमिका है। हरियाणा और पंजाब से लगातार पराली जलाने की घटनाएं सामने आ रही हैं। दिल्ली NCR में पराली के प्रहार पर NDTV की खास पेशकश गीता जोशी के साथ। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गीता जोशी। बात करेंगे दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण की। हर साल का रिवाज बन गया है। सर्दियों में दिल्ली NCR को प्रदूषण की मार झेलनी पड़ती है। इस साल भी AQI गंभीर स्तर पर पहुंच गया है।
जानकार बताते हैं कि इस जहरीली हवा में कई गंभीर बीमारियों की वजह बन सकने वाले कण पाए जाते हैं और यही वजह है कि लोगों को सांस लेने में भी दिक्कतें आनी शुरू हो गई हैं। कई स्टडीज बताती हैं कि वायु प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह पंजाब हरियाणा में जलने वाली पराली है। सुप्रीम कोर्ट भी लगातार राज्य सरकारों को फटकार लगाता रहा है। राज्य सरकारें कड़े कदम उठाने का दावा करती हैं, लेकिन तस्वीरें जस की तस रहती हैं। आखिर क्यों? पहले पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों को सुन लेते हैं। माननीय हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब, अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया है तो वो जाएंगे और वो जवाब भी देंगे। हमारे हरियाणा के किसान बहुत ही जागरूक हैं। मैं तो बहुत हमारे किसानों को प्रणाम करता हूं। मैं इसलिए करता हूं कि जो भी बात हम बोलते हैं उसको वो सह अक्षर लागू करते हैं। कोई भी हमारा किसान पराली नहीं जलाएगा। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस बात से हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब अवगत कराएंगे और एफर्ट्स में हम कोई कमी नहीं करेंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट के भी जो आते रहते हैं हमें गाइडलाइंस हम फॉलो करते हैं। पहले तो जब हम आग हमारे यहाँ पराली को लगती है उस किसान के खुद के और उस पूरे गांव के फेफड़ों में से निकलती है ना। वो कोई कार्बन मोनोडाइऑक्साइड से तो सांस नहीं लेते तो ऑक्सीजन से ही है ना। लेकिन उसके लिए बैठना पड़ेगा। ऐसे मीटिंगें करके आ जाते हैं। अब मेरी मीटिंगें हुई हैं बहुत सेंटर के साथ। जी प्रेरित करो, ने कहा जी कंपनसेशन दे दो, कुछ इंडिया गवर्नमेंट दे दे, कुछ पंजाब गवर्नमेंट दे देगी। उनको बोलेंगे कि ये आपका कंपनसेशन है, आग नहीं लगानी है। तो पंजाब हरियाणा भले ही अपनी तरफ से आश्वस्त करते हैं कि वो ठोस कदम उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी दिल्ली एनसीआर की हवा इतनी जहरीली कैसे हो जाती है? दरअसल नासा ने बीते कुछ बरसों में अक्टूबर के महीने में पराली जलाने की तस्वीरें जारी की है। इनमें साफ नजर आता है कि पहले के मुकाबले इस साल पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाएं कम हुई है और हम आपको ये ग्राफिक्स के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं। ये आप देख सकते हैं हरियाणा के आंकड़े हैं बीते 4 सालों के 2021, 22, 23 और 24। 21 की बात करें तो 21 में 1383 मामले थे और अगर हम बात करें साल 2022 की तो ये मामले घटकर 352 हो गए। लेकिन 2023 में थोड़े मामले बढ़े और 565 तक पहुंच गए। बात करें साल 2024 की तो ये मामले फिर थोड़े घटे और 428 तक पहुंच गए। तो ये 17 अक्टूबर की जो ये आंकड़े हैं वो 17 अक्टूबर के हैं। हालांकि कमी आई है लेकिन अभी भी हालात जस के तस हैं। हरियाणा की बात करेंगे। हरियाणा के बाद अब बात पंजाब की। पंजाब में बीते 4 सालों के आंकड़े नहीं, हम आपको बीते 4 सालों के अगर आंकड़े दिखाएं 2021, 22, 23 और 24 के, तो 2021 में पंजाब में 2181 मामले पराली जलाने के सामने आए थे। वहीं साल 2022 में ये घटकर 1605 मामले हुए। फिर 2023 में ये मामले और गिरे और 1100 में पहुंच गए। अब 2024 में अगर 17 अक्टूबर की बात करें, 1 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर की, तो ये मामले 638 जो हैं वो सामने आए हैं। ये जो आंकड़े हैं ये हमें प्रोफेसर हिरेन जेठवा की ओर से मिले हैं जो कि नासा में काम करते हैं। अब सैटेलाइट इमेजेस हम आपको कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये सैटेलाइट इमेजेस हैं जिसमें आप देख सकते हैं 2 अक्टूबर की तस्वीर, बीते साल और इस साल। आप देख सकते हैं ये है हरियाणा की तस्वीर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मामले कितने हैं, साफ नजर आता है। उसके मुकाबले अगर हम 2024 की बात करें तो ये मामले कहीं ना कहीं कम हुए हैं। ये हरियाणा की अक्टूबर की बीते साल और इस साल की तस्वीरें हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं साल 2023 में और 24 में 17 अक्टूबर की तस्वीर, यानी कल की तस्वीर, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये थोड़े बादल लगे हुए हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि उस दिन बारिश हुई होगी तो मामले अमूमन ऐसे हालातों में कम हो जाते हैं। लेकिन अगर हम 17 अक्टूबर की बात करें 2024 की, तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से मामले जो हैं वो बढ़े हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे पंजाब की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये है 2023 की और 2024 की 8 अक्टूबर की। 8 अक्टूबर को आप देख सकते हैं, ये है एक तस्वीर और ये है दूसरी तस्वीर। मामले आपके सामने हैं, देख सकते हैं। जितने भी जो आप रेड स्पॉट्स देख सकते हैं ये सारे पराली जलाने के मामले हैं जो पहले से कम हुए हैं। लेकिन 12 अक्टूबर को आप ये देखिए 2023 में अमृतसर, और अगर आप यहाँ पर देखें वहाँ पर कम है, और 2024 में आते आते मामले बढ़ गए हैं। अब ये 17 अक्टूबर की तस्वीरें हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था कि बीते साल ये बादल लगे हुए हैं तो मामले अपने आप ही कम नज़र आ रहे हैं, और ये
यहाँ की तस्वीरें हैं, अमृतसर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पे चंडीगढ़ है, तो मामले जो हैं लगातार बढ़ गए हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि अगर हरियाणा और पंजाब में लगातार हर साल पराली जलाने की घटनाएं कम हो रही हैं, तो प्रदूषण की समस्या क्यों बरकरार है। तो अब इन तस्वीरों को देखें जो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पाकिस्तान की सैटेलाइट इमेजेस आप देख सकते हैं, ये तारीख जो है लगातार बढ़ रही है। ये इमेजेस आपके सामने हैं, ये पाकिस्तान का पंजाब है, और अगर आप इधर देखेंगे तो ये भारत का पंजाब है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है ये कम है, क्या कहते हैं, पराली जलाने की जो घटनाएं हैं वो कम हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे जितने भी रेड आप स्पॉट्स देख सकते हैं, लाल निशान देख रहे हैं, सारे पराली जलाने के मामले हैं। और लगातार आप देखें डेट बदलती जा रही है, 2024 की है। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या स्थिति है, और पंजाब जो कि पाकिस्तान का हिस्सा है उधर की क्या स्थिति है। तो ये है पाकिस्तान का पंजाब, जिसमें पराली जलाने के मामले हमारे हरियाणा पंजाब से कई गुना ज़्यादा नज़र आते हैं। और पाकिस्तान में पराली जलाने की घटनाएं काफ़ी भयावह हैं, ये भी आपने देखा। अब आपको दिखाते हैं 17 अक्टूबर को पाकिस्तान के पंजाब में किस तरह से पराली जो जलाई गई है उसकी तस्वीरें आप देखिए। नासा ने तस्वीर जारी की है। ये है भारत का पंजाब और ये है पाकिस्तान का पंजाब। आप ये रेड स्पॉट से देख सकते हैं कि कितनी पराली यहाँ पर जो है वो जलाई गई है। और ये है भारत का पंजाब जहाँ पर कम है, लेकिन ये भी चिंताजनक तस्वीरें हैं। तो तस्वीरें आपने देखी जो नासा ने जारी की। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान में जल रही पराली क्या वाकई दिल्ली एनसीआर पर असर डाल सकती है। वायु प्रदूषण नियंत्रण इकाई यानी CSE का क्या कहना है वो सुनिए। अगर हम पूरे एयरशेड की बात करें, रीजनल एयरशेड यानी इस क्षेत्र के एयरशेड की, तो पंजाब का हिस्सा जो है, पाकिस्तान का पंजाब और भारत का पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़, ये एक ही एयरशेड में आते हैं। तो ये देखा जाता है कि जो कंट्रीब्यूशन है प्रदूषण का वो कई स्रोतों से होता है, परंतु फैलाव जो है इस क्षेत्र में एक तरह का देखने को मिलता है। उसी की तरह से कई क्षेत्रीय जो वायु के क्षेत्र हैं, एयरशेड्स हैं, ईस्टर्न इंडिया में है, सेंट्रल इंडिया में है, वेस्ट में है। तो इन क्षेत्रों में हवा की स्थिति और प्रदूषण एक जैसा बिहेव करती है, इसलिए एयरशेड बेस्ड प्लानिंग काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। वहीं डॉक्टर्स भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि इस मौसम में सांस से जुड़ी परेशानियों के मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। हर साल हम देखते हैं 30 से 40% तक बढ़ जाती है। इन मरीजों में पॉल्यूशन की वजह से और सर्दी की वजह से बहुत ज़्यादा खांसी होती है जो कि ठीक नहीं हो रही होती है। ब्रोंकाइटिस के लक्षण आने शुरू हो जाते हैं कि सांस फूल रहा है जो कि ठीक नहीं हो रहा है, या बार-बार जुकाम हो रहा है, नाक के इन्फेक्शन है, गले के इन्फेक्शन है, या फिर छाती के इन्फेक्शन जिनको हम निमोनिया कहते हैं, ये होने शुरू हो जाते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा समस्याएं आती हैं जो कि बच्चे हैं या बूढ़े हैं या फिर जो हाई रिस्क इंडिविजुअल्स हैं। इसके अलावा जो हम देखते हैं कि जो एक्यूट इफेक्ट के अलावा कुछ लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी हम देखने को मिलते हैं, जैसे हार्ट अटैक होना या स्ट्रोक होना या फिर दिमागी बीमारियां होना, या फिर जैसे जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनके बच्चे पैदा होते हैं वो लो बर्थ वेट होते हैं, प्री टर्म होते हैं। इसके अलावा बाकी अंगों की भी समस्या हमें देखने को मिलती हैं। कंस्ट्रक्शन, गाड़ियां, कारखाने, प्रदूषण की वजह तो कई हो सकती हैं। लोग साल के बाकी महीनों में भी परेशान रहते हैं, लेकिन इस मौसम में ये संकट ज्यादा ही बढ़ जाता है और पराली जलाने की वजह बाकी सारी वजहों पर भारी पड़ जाती है। दिल्ली की गलियों में जब दीपावली की तैयारियां शुरू होती हैं तो कुम्हारों की बस्तियों में दिन रात मेहनत की रौनक देखने को मिलती है। उत्तम नगर के कुम्हार ग्राम, जो भारत की सबसे बड़ी कुम्हार कॉलोनी है, हमारे सहयोगी प्रेरणा शर्मा आपको ले चल रही हैं इस कारीगरी और परंपरा से भरे गांव की गलियों में, जहां दियों में सिर्फ मिट्टी नहीं बल्कि उम्मीदें और सपने भी गढ़े जा रहे हैं। ये है दिल्ली के उत्तम नगर का कुम्हार ग्राम, जहां 700 से ज्यादा परिवार पीढ़ियों से मिट्टी के दिए और बर्तन बनाती आ रही है। लेकिन दिवाली का त्योहार उनके लिए सबसे खास होता है, जिसमें वे अच्छे कारोबार की उम्मीद करते हैं। यहाँ साधारण मिट्टी के दियों से लेकर खूबसूरत टेराकोटा के सजावट के सामान तक सब गढ़ा जा रहा है।
लेकिन इस दिवाली में तेल से रंगे दियों की खासी मांग है। पहले इन दियों को निकाला जाता है, साफ करा जाता है, उसके बाद डिस्टेम्बर में कलर करते हैं। कलर होने के बाद इस पर रेड कलर या पिंक कलर कोई सा भी कलर कर लेते हैं। उसके बाद इन्हें डेकोरेट करने के लिए कीप में डिस्टेम्बर डालते हैं, उसके अंदर कलर डालते हैं कोई सा भी। उसके बाद जो गोल्डन जो दिए होते हैं इस पर गोल्डन कलर करते हैं डेकोरेट के लिए, और एक दिन में 400-500 दिए हो जाते हैं। पहले शुरू में वाटर पेंट के ज़्यादा चलते थे, अब ऑयल पेंट के मांगने लगे, क्योंकि अब घर पे धो सकते हैं आप उनको। वो से बोलते हैं कि वाटर पेंट छूट जाता है, अब ऑयल पेंट ये शुरू कर दिया है। ऑयल पेंट को आप इसको धो के भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ना ये पेंट छूटेगा ना कलर कुछ छूटेगा। 40 वर्षीय घनश्याम अपने परिवार में इस कला की तीसरी पीढ़ी है। उनके दादा दादी 1970 के दशक में यहाँ आए थे। दिवाली की तैयारियों में व्यस्त घनश्याम और उनका परिवार मिट्टी के स्टूल, फव्वारे, फूलदान और लक्ष्मी गणेश की मूर्तियाँ बनाते हैं। ये मिट्टी तो आती है हरियाणा से, उसके बाद इधर डाल के जाता है, फिर सुखाते धूप में, फिर उसके बाद इसकी कुटाई करते हैं डंडे से, फिर इसको छानते हैं, छानते के बाद पानी डालते हैं, फिर भिगो के इसकी गूंदे बनाते हैं। गूंदे बनाने के बाद इधर थई में लगाते हैं। एक दिन में यही 50-60 पीस तैयार होते हैं, जिसमें 3-4 बंदे लग जाते हैं काम करने के लिए। एक बनाता है, एक फिर वो बना के देता है इनको तैयार करने के लिए मिस्त्री को। उसके बाद फूल लगाते हैं इसमें, फिर इसकी छिलाई होती है, फिर 1-2 दिन ये सूखता है, फिर उसके बाद भट्टी में जाता है पकने के लिए। घनश्याम अकेला नहीं है, इस पूरी बस्ती में हर घर की यही कहानी है, जहां मिट्टी के सामान बनाने की परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है। एक कुम्हार औसतन हर दिन 2000 से 3000 दिया बनाता है और पूरी बस्ती की उम्मीदें दिवाली के त्योहार पर टिकी हुई है। दिवाली की उम्मीद तो ये है कि सब लोगों का माल बिके, सभी लोगों को खुशियां घर में आए। और दूसरी बात ये हमने सोचते ही है कि हर बार कुछ ना कुछ नया आइटम मार्केट में लोगों को पेश करें, ताकि लोगों की रिक्वायरमेंट कुछ जो एक्सपेक्टेशन हमसे करते हैं कुछ नया वो बनाने की कोशिश करते हैं। हर साल नए बेहतर ही चलता है, हल्के नहीं पड़ती दिवाली, तैयारी हमारी पूरी है। दिवाली का त्यौहार नज़दीक है और ऐसे में भारत की सबसे बड़ी कुम्हारों की बस्ती जो कि दिल्ली के उत्तम नगर में स्थित है, वहाँ की तैयारियाँ पूरी हो चुकी है। मिट्टी के दियों के साथ साथ जो मिट्टी के सजावट के सामान होते हैं उन्हें भी बनाया जा रहा है, और जो कुम्हार हैं इस बार उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी जो दिवाली है और भी उज्जवल होगी। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन जेवियर के साथ प्रेरणा शर्मा, NDTV इंडिया के लिए।